की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंचक्रोशी मार्ग पर निर्माणाधीन मकान का बारजा गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। बीएचयू कैंपस में छात्र से हुई छिनैती की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चितईपुर थाने की पुलिस ने सराफा की दुकान से चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और रामनगर 36वीं बटालियन पीएससी का मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। और अब खबरें विस्तार से। पंचक्रोशी मार्ग पर निर्माणाधीन मकान का बारजा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के पंचक्रोशी मार्ग पर निर्माणाधीन मकान का बारजा गिर गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों मिस्त्री चौथी मंजिल के बारजे पर खड़े होकर दीवार जोड़ रहे थे, तभी बारजा दीवार समेत दोनों जमीन पर आ गिरे। दोनों की मौत हो गई। आनन फानन में लोग घायलों को निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों मजदूर शिवपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? छोटे लाल। वो कहाँ काम कर रहे थे और क्या कुछ हुआ है? मौसी की काम कर रहे थे, अपने मौसिया हमरे मौसिया सास के यहाँ। अच्छा। और कच्चा मकान रहा, पक्का कर ले रहा ना, कच्चा पर खोलवा दे ले रहा ना। तो ये कौन से फ्लोर पे ये लोग काम कर रहे थे जहाँ पे हादसा हुआ? 3 तल्ला पर। चार तल्ले? हाँ, 4 तल्ले पर। तो ये कब पता चला है आपको? हम लोग को 5 बजे पता चला। 5 बजे आए तब लोग लेकर। प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? कुछ अभी तो नहीं मिला। अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। अभी आप तो डीएम साहब मिल रहे हैं। जो है कि मिस्त्री वाला काम करते थे, पाइप पे चढ़े थे, शायद पाइप से गिर के ही ये हादसा हुआ है। तो वो आपके क्या लगते हैं जिनके? वो मेरे हस्बैंड हैं। आपके हस्बैंड? हाँ। कहाँ काम कर रहे थे? पांडेपुर में। पांडेपुर में। क्या काम करते हैं? मिस्त्री वाला काम करते हैं। मिस्त्री वाला काम करते हैं। हाँ। तो वहाँ काम कर रहे थे, तो कब पता चला है आपको? किस? ये हमें पता चला है सर 4:30 बजे के बीच। 4:30 बजे के बीच? हाँ। बच्ची जब घर पे आई है बॉडी, बच्ची जब फ़ोन की है कि मम्मी पापा के संग ऐसा हुआ है, तो हमने सोचा ठीक है बेटा हम आ रहे हैं। तो यहाँ पे आए देखे ये सब हुआ। क्या अभी तक प्रशासन से किस तरह की मदद मिली है? सरकार द्वारा क्या मदद मिली है? प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं सर। मुख्यमंत्री के द्वारा 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, किस तरह की घोषणा है? क्या कब पता चला है आपको? अभी तुरंत जस्ट अभी सर से बात हुआ है, डीएम सर से। क्या कहा उन्होंने? तो बोले हैं कि आपको जितना सरकार की तरफ से मदद मिलेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। कितनी मदद की बातें कही हैं? 2 लाख तक बोले हैं। बीएचयू कैंपस में छात्र से हुई छिनैती की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीएचयू कैंपस में छात्र के साथ हुई छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना लंका पुलिस द्वारा वांछित 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर एक अदर डायरी, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड बरामद किया गया। विगत 13 जनवरी को बीएचयू कैंपस के छात्र के साथ कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट कर मोबाइल, डायरी, किताबें, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड तथा जबरदस्ती अकाउंट नंबर व कोड पूछकर रुपए ट्रांसफर कराने के संदर्भ में छात्र की लिखित सूचना पर थाना लंका पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज, अकाउंट डिटेल व अन्य संकलित साक्ष्यों के आधार पर 3 नफर अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर हनुमान मंदिर के पास जंगमपुर सिसवाही थाना चितईपुर से गिरफ्तार किया गया। सर ये पूरा क्या घटना है बीएचयू के साथ? 13 जनवरी 2021 को बीएचयू कैंपस में बीएचयू के एक छात्र के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। वह उनका एटीएम, आधार कार्ड, डायरी लूट लिया गया।
इस संबंध में अभियोग पुलिस स्टेशन लंका में पंजीकृत हुआ। लूट के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया और टीम ने सीसीटीवी फुटेज व सर्विलांस के माध्यम से 5 अभियुक्तों को चिन्हित किए, जिसमें से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लूटा गया एटीएम व डायरी बरामद हुआ है और साथ ही साथ उन अभियुक्तों ने पीड़ित से 1700 रुपये भी ट्रांसफ़र कराया था, वो भी बरामद हुए हैं। चितईपुर थाने की पुलिस ने सर्राफा की दुकान से हुई चोरी में लिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चितईपुर थाने की पुलिस ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए सर्राफा की दुकान से नकबजनी का सफल अनावरण करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन 5 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त जोन काशी RS गौतम ने बताया कि विगत 14 जनवरी को चितईपुर बाजार स्थित सदगुरु अलंकार नामक ज्वेलरी की दुकान से चांदी के जेवरात व 25,000 रुपए नकद की चोरी हुई थी, जिसमें इस संदर्भ में त्वरित टीम गठित कर इस घटना में लिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त गणों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व हम 5 लोग मिलकर दानगंज, मलहिया व चितईपुर बाजार में ज्वेलरी की दुकान और मकान की दीवारों में सेंध लगाकर चोरी किए थे। ये 14 जनवरी को सदगुरु अलंकार ज्वेलर थाना चितईपुर में उनकी दुकान में नकबजनी लगा करके आभूषण की चोरी की गई थी। उसी संबंध में चितईपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने तमाम अपराधियों के विरुद्ध कार्य करते हुए आज रात्रि में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 5 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उस दुकान से चोरी की गई आभूषण बरामद हुए हैं। जो नकबजनी के उपकरण थे वो भी इनसे प्राप्त हुए हैं। 5 अपराधी जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनका जो आपराधिक तरीका है वो किसी शहर में जा कर के वहाँ अपना डेरा डाल लेते हैं और फिर जो है घूम करके जो है ताबीज़, गंडक या नज़र बंटू बेचने का कार्य करते हैं और उसके बाद जो है जो सुनसान एरिया की तरफ आभूषण की दुकान होती है उसको रात्रि में टारगेट बना करके नकबजनी करके और उसमें फिर चोरी कर लेते हैं। इस तरह से ये वाराणसी कमिश्नरेट में भी इन्होंने कई घटनाएं कारित की, जिसमें आपके थाना चितईपुर की घटना, थाना चोलापुर की घटना, थाना लंका की डाफे की घटना, इनको इन्होंने इकबाल किया है और इनके कब्जे से इन घटनाओं से संबंधित आभूषण भी बरामद हुए हैं। इस पूरी टीम ने बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन हेतु पूरी टीम को 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। लगभग कितने का माल अभी तक बरामद हुआ होगा? लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं। तो इनका आगे भी कुछ पुराना भी इतिहास है क्या इस तरह का? इनका आपराधिक इतिहास जो है निकलवाया जा रहा है और जनपद शाहजहांपुर से भी थाना निगोही के क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो बंजारे बावरिया होते हैं तो इनके संबंध में भी वहाँ से भी जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं। भी कुछ बरामद हुआ है क्या, असलहा वगैरह या कुछ इस तरह का? हाँ, इनके कब्जे से जो नकबजनी के हथियार हैं वो बरामद हुए हैं, ताला तोड़ने के उपकरण बरामद हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो नकबजनी में सहायक होती हैं और साथ ही साथ उस ज्वेलर्स की दुकान को चोरी करने में सहायक हैं, वो सारे उपकरण इनके कब्जे। रामनगर 36वीं बटालियन PSC का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। रामनगर 36वीं बटालियन PSC का स्थापना दिवस रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया, जिसे वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने PSC गारद की सलामी ली। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। बच्चों की प्रस्तुति देखने के बाद कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने PSC ग्राउंड में बने अस्थायी दुकानों का फीता काटकर
उद्घाटन किया। आपको बता दें कि पीएससी ग्राउंड में बनी ये अस्थायी दुकानें मात्र 2 दिन रहेंगी, जिसमें ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स शूज व काष्ठ कला के खिलौने इत्यादि मिलेंगे। सर, किस तरह का आयोजन और क्या है? आज ये वाराणसी जनपद में रामनगर 36वीं वाहिनी पीएससी का स्थापना दिवस है और उसी स्थापना दिवस को मनाने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यहाँ काफ़ी आयोजन किए गए हैं और जितने भी लोगों ने प्राइज़ लिया है पिछले 1 साल में, उन सब का उत्साहवर्धन करके उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसी के लिए यहाँ एक अच्छा मेला लगाया गया है। काफ़ी रंगारंग कार्यक्रम रामनगर के अलग अलग स्कूल के बच्चों के द्वारा किए गए हैं। रामनगर के जवानों के द्वारा यहाँ पे एंटी राइट डेमोन्स्ट्रेशन है या जो बाढ़ बचाओ डेमोन्स्ट्रेशन है या इसके अलावा जो लैंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं उसमें अपने अपने डेमो प्रस्तुत किए हैं। कुल मिला के आज ये स्थापना दिवस बड़े ही रंगारंग तरीके से मनाया जा रहा है और कमांडेंट साहब के विशेष प्रयास से ये चीज़ें जो कई साल बंद थी उसको दोबारा शुरू किया गया है और जवानों में और पीएससी रामनगर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनमें उत्साह का माहौल है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि रामनगर पीएससी ने जितना नाम कमाया है, इस प्रकार के स्थापना दिवस पे दोबारा से एक नया प्रण लेते हुए भविष्य में इसी प्रकार से नाम कमाते रहे। ठीक है। अधिकारियों की लापरवाही से लाइनमैन की हुई मौत के 6 महीने बीतने के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इस विषय में जानकारी नहीं है। विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी सुरेंद्र लाइनमैन को 6 माह बीतने के बाद भी 5 लाख की धनराशि पेंशन ईपीएफ एवं संविदा कर्मचारी संजय यादव को नौकरी पर वापस नहीं रखा जा रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर सैकड़ों कर्मचारियों द्वारा घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। इसके बाद अधिशासी अभियंता द्वारा संगठन की प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर 7 दिनों के अंदर मृत दिवंगत सुरेंद्र पटेल के आश्रितों को 5 लाख का भुगतान एवं 48 घंटे के अंदर संजय यादव को कार्य पर रखने का आश्वासन दिया गया है। संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल वाराणसी से भी वार्ता कर प्रकरण में हस्तक्षेप की मांग किया गया है, जिस पर उनके एवं अधिशासी अभियंता द्वारा मृत कर्मचारी के परिवार को 5 लाख रुपए का भुगतान, परिवार की आश्रित को पेंशन, संविदा कर्मचारी संजय यादव को तत्काल नौकरी पर रखने हेतु सहमति बनी है। साथ ही उपखंड अधिकारी को निर्देशित किया कि कर्मचारियों से कार्य एवं व्यवहार में संयमित रहें। घेराव में प्रमुख रूप से वेद प्रकाश राय, रंजीत पटेल, धनंजय सिंह, विकास पाल आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सर, किस मामले को लेकर यहाँ पर कुछ कर्मचारी आए हुए थे? कर्मचारी जो कुछ समस्याएं थी उनके बारे में आए हुए थे, उनको समाधान के लिए अवगत करा दिया गया है। जो उनकी लीगल समस्याएं हैं उनका समुचित समाधान करा दिया जाए। सर, मामले क्या है, मतलब किस मामले को लेकर? विभागीय जो शिकायतें समस्याएं जिनको आ रही थी वही है। सर, इसमें वो लोग भी चूंकि मतलब ये लोग बता रहे थे कि मतलब जेई की तरफ से मतलब कुछ राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था, उस गलती की मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं प्रकरण की जो उन्होंने बताई है, जो बताया है उसको मैं अभी जांच करा के उसको जो भी कार्रवाई होगी करा दूँगा सब। इसमें सर सुरेंद्र जो संविदा कर्मी थे, अभी मेरे संज्ञान में मामला पूरा नहीं है, मैंने अभी मंगवाया है, जांच करा के मैं दिखवा लेता हूँ। 6 महीना हो गया है सर। अभी मेरे संज्ञान में अभी आया है, जब से मैं आया हूँ मैंने उसमें लिखा हुआ जो भी होगा करा दिया जाएगा। इसमें जेई साहब जो है चलती लाइन में सुना गया है कि चढ़ा दिए थे। जो भी होगा सबकी जांच होगी, जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज आप लोग क्या मांग लेकर अधिशासी अभियंता से मिलने आए? आज हम लोग की मांग थी कि 18 जुलाई 2022 को दिवंगत लाइनमैन सुरेंद्र पटेल जी को, जो दिवंगत हो गए थे विद्युत दुर्घटना में, उनको 5 लाख का भुगतान और उनकी जो ईपीएफ पेंशन का उनके आश्रित को भुगतान है उसके लिए, और साथ ही हमारे गुलाब यादव जो संविदा के लाइनमैन संजय यादव, उनको जो है हटा दिया गया था, उनको वापस रखने की मांग लेकर के हम लोग अधिशासी अभियंता महोदय के पास यहाँ उपस्थित हुए थे। आप लोग को क्या आश्वासन मिला? हम लोग को उच्चाधिकारी अधीक्षण अभियंता महोदय से भी टेलीफोन पे वार्ता हुआ है। अधिशासी अभियंता महोदय ने भी इस पे आश्वस्त किया है कि 24 से 48 घंटे 2 से 3 दिन का आप हमें समय दीजिए, हम इस पे जांच करा करके और तत्काल आपका उचित कार्रवाई करेंगे। उनके 5 लाख के भुगतान के लिए उन्होंने फर्म को तत्काल निर्देशित किया है और साथ ही में जो हमारे संजय यादव हैं उनको 2-3 दिन के अंदर अंदर तत्काल बात करके वो रखवाएंगे वापस।
अभी हम लोग से बात हुई, कहे हमारे संज्ञान में ही नहीं था मामला। मामला इसलिए था, 6 महीने पुराना मामला है मामला, जबकि आप 16 जुलाई का है, तो ये संज्ञान में लेना और संगठन के द्वारा ये निदेशक कार्मिक प्रबंधन को भी पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्होंने भी निर्देशित किया था कि तत्काल 5 लाख का भुगतान सुरेंद्र लाइनमैन जो मृत हो गए हैं और जो संविदा कर्मी हटाए गए हैं उनको वापस तत्काल रखा जाए, इसके लिए भी हमारे निदेशक कार्मिक प्रबंधन ने निर्देशित किया था। अब ये संज्ञान, इसके बाद भी बीच बीच में हम लोग बराबर मेल के द्वारा और टेलीफोन के द्वारा मौखिक रूप से हमेशा अवगत कराते रहे हैं। अभी आए हैं, अब 3 महीने में 2 महीने में अगर जानकारी नहीं मिलती है तो कार्यालय की गलती है ना, ये तो पता चलना चाहिए आपको। भाई हम बार बार अवगत करा रहे हैं कि हमारा आदमी मर गया है, उनको भुगतान नहीं मिला, उनके परिवार को, उनके आश्रित को पेंशन नहीं चालू हुआ है, हमारा आदमी 7 महीने से भटक रहा है। आज भी आपके सामने आपने देखा, उन्होंने बताया आपको, तो आखिरकार किसी की बात को संज्ञान में कैसे कोई लेगा? कोई कार्यालय में जब उनके मातहत उनको बताएंगे, संज्ञान में करेंगे तभी, अन्यथा की स्थिति में संगठन का काम है वो आकर के आगे आकर के बताता है, अवगत कराता है। हमारे विभाग की सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य यह है कि हम जब उससे काम लेना होता है तो हम ये समझते हैं कि ये हमारा परिवार है, लेकिन जब उनके ऊपर कोई आपदा विपत्ति आती है तो हम उसके साथ कंधे में कंधे मिला करके नहीं खड़े होते, उनके सहायता के लिए उनके परिवार के साथ हम असिस्ट नहीं करते हैं और बिना संगठन के शोर शराबा को वो नहीं सुनना चाहते। तो संगठन इसके लिए सुनने में आया ऑनलाइन की प्रक्रिया जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो नहीं बन पाई है, इस वजह से 7 महीने से एक चीज अवगत कराना चाहते हैं कि इससे पहले भी जितनी दुर्घटनाएं हुई हमारे संविदा भाई के साथ, तत्काल 24 घंटे में उनको जो मुआवजा राशि होती है 5 लाख का, संगठन ने हमेशा दिलाने का काम किया है। तो इस कार्य में क्यों ढिलाई हो रही है? तो कहीं नहीं उत्तर प्रदेश का, जबकि हमारे प्रबंधन का ऊपर के जो अध्यक्ष जी हैं उनका स्पष्ट दिशा निर्देश है, फिर भी इसमें ढिलाई किया जा रहा है। लेकिन संगठन हमेशा उसको जो है मांगों को लेकर के हमेशा संविदा भाइयों के साथ खड़ा है और उनके हक के लिए लड़ता रहेगा और लड़ रहा है। धन्यवाद। बात करें अधिकारी की, तो मान लीजिए अधिकारी तो आए मतलब हमेशा ट्रांसफर होते रहते हैं अपने कार्यकाल में, लेकिन कर्मचारी वो लंबे समय तक रहते हैं। तो क्या मानते हैं कि कर्मचारी की कहीं न कहीं ये गलती है कि वो अधिकारी की अवगत कराए कि XYZ मतलब इनके साथ ऐसा हुआ और मामले की बातों को पूरी जानकारी मौखिक रूप से दी जाती है। हमारे संगठन का प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर नया अधिकारी अपना चार्ज करके जाता है, नया पदस्थ होता है, तो हम उनके से आते हैं और उन्हें कटसी के तौर पर मिलते हैं उनसे और एक मौखिक रूप से सारी समस्याओं को अवगत कराते हैं। हम कोशिश हमेशा करते हैं कि हमारा संगठन मौखिक रूप से ही काम कर दे, 1-2 हमारे प्रतिनिधि जा कर के मिल कर के काम करा लें, लेकिन जब नहीं हमारे अधिकारी सुनते हैं तब जा कर के हमें फिर उसे लिखित रूप से अमल लाना पड़ता है और इतने लोगों का जो है मिल करके तब उनको हम ताकत को एहसास कराते हैं, तब जाकर संज्ञान लेते हैं। पहले भी उनसे अवगत कराया जाता है लेकिन लिखित रूप से नहीं। हम लोग काटसी के तौर पर उनसे स्वागत भी करते हैं उनका और अपनी समस्याओं को भी बताते हैं और बताते रहेंगे हम लोग। साइबर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड आदि बनाकर लोन दिलाने व EMI पर इलेक्ट्रॉनिक सामान दिलाने वाले साइबर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दनियालपुर निवासी राजकुमार ने साइबर क्राइम पुलिस थाना वाराणसी पर सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आधार कार्ड व पैन कार्ड को कंप्यूटर के माध्यम से छेड़छाड़ करके कूट रचना करके धोखे से आवेदक के जानकारी के बिना कूटरचित आवेदक के नाम के फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड दूसरे किसी का फोटो लगाकर व बैंक खाता नंबर का प्रयोग कर ऑनलाइन किस्त व एक महंगा मोबाइल जिसकी कीमत लगभग 45,000 रुपए है को खरीदा गया है, जिसके बाद किस्त जमा नहीं होने पर सैमसंग कंपनी के कर्मचारीगण द्वारा तगादा किया जा रहा है, जिससे वो काफी परेशान है। इस संदर्भ में टीम गठित कर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड सहित कंप्यूटर व नकद बरामद किया गया है। साइबर थाना वाराणसी की पुलिस द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 8 मोबाइल, 1 कंप्यूटर सेट, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ। इस गैंग का सरगना आनंद गुप्ता है, जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने ही धर्मेंद्र यादव, सुजीत कुमार यादव,
शिवानंद और अभिषेक यादव को मिलकर के जो है मुकदमा अपराध संख्या 3/2023 धारा 420, 467, 468, 471, 120 BIPC व 66 IP एक्ट से संबंधित अपराध किया। सुजीत यादव का फोटो लगा करके इन लोगों ने एक राजकुमार नाम के व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड फर्जी बना करके जो है कूट रचना करके जो है एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीद दिया, जिसके जांच के उपक्रम में पुष्टि होने पर इन लोगों को मैं माल की गिरफ्तार किया गया है। पराड़कर भवन में चल रही कैरम, शतरंज इत्यादि प्रतियोगिता का समापन हुआ। पराड़कर भवन में आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम एवं शतरंज प्रतियोगिता का समापन गुरुवार को किया गया। इस अवसर पर पत्रकार बंधुओं ने इन खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से अध्यक्ष सुभाष सिंह, महामंत्री अत्रि भारद्वाज, सुभाकर दुबे, AK लारी, पंकज त्रिपाठी, अनु श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकार संघ के व वाराणसी प्रेस क्लब के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अध्यक्ष सुभाष सिंह ने बताया कि सभी विजयी प्रतिभागियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। ये आनंद चंदोला खेल महोत्सव के अंतर्गत मीडिया क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता पिछले दिनों संपन्न हो गई थी। ये दूसरे चरण का खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों के यहाँ। ये इंडोर गेम है, इसमें बैडमिंटन है, शतरंज है, कैरम है, टेबल टेनिस। आज इसका समापन हो रहा है और इसका पुरस्कार वितरण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हमारे यहाँ आयोजित समारोह में होगा। इसमें जो भी विजेता टीमें होंगी या जो विजेता खिलाड़ी होंगे उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और यह 35 वर्षों से हमारा कार्यक्रम चल रहा है, आगे भी निरंतर चलता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के कृषि मंत्री ने लाल बहादुर एकीकृत एयर कार्गो टर्मिनल का निरीक्षण किया। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वाराणसी के लाल बहादुर एकीकृत एयर कार्गो टर्मिनल का निरीक्षण कर यहां से लगातार निर्यात हो रहे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और इसकी कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस मौके पर रेपिडा की तरफ से 22 कुंटल हरी मिर्च का निर्यात भी शारजहां के लिए किया गया। इसके पश्चात पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि वाराणसी से लगातार कृषि उत्पादों का निर्यात खाड़ी देशों के लिए हो रहा है। इसमें किसानों की जहां पर आमदनी बढ़ रही है, वहीं पर खाड़ी देशों में निर्यात की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लखनऊ सहित वाराणसी में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। इस मौके पर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित एबिटा के महाप्रबंधक CB सिंह भी उपस्थित रहे। क्या देखा आपने? देखिए, आज यहाँ से वाराणसी के काशी यहाँ के एयरपोर्ट से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से आज 22 कुंटल मिर्चे का शारजाह को निर्यात हो रहा है। और ये मुझे प्रसन्नता है कि वाराणसी ने इस 2022 वर्ष के भीतर और 23 में अगस्त में 78 मेट्रिक टन, सितंबर में 87 मेट्रिक टन, अक्टूबर में 92 मेट्रिक टन, नवंबर में 84 मेट्रिक टन, दिसंबर में 78 मेट्रिक टन, कुल मिलकर के 419 मेट्रिक टन दिसंबर तक निर्यात किया। और अभी जनवरी महीने में भी इन्होंने 3 खेप भेज चुके हैं, आज 5 खेप भेज चुके हैं, आज जो है वो 6ठी खेप जा रही है। तो इस पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के भीतर काशीपुर ये हमारे वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, इन सारे ज़िलों से जौनपुर, इन सबको पकड़ करके निर्यात की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। और उसके लिए यदि किसान भाइयों ने अपने उत्पाद को गुणवत्ता उसका सुधारते हुए
विश्व बाजार के अनुकूल बना दिया तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका निर्यात भारत से हो सकता है, जिसका सीधा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा, क्योंकि बाज़ार में उसकी कीमतें जब बढ़ेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। यहाँ से वाराणसी और ये वाराणसी मंडल से 19 FPO के किसान मुंबई में इसी बात के प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं। एक हफ्ते के प्रशिक्षण के लिए 15 तारीख को मकर संक्रांति को गए, जो किस प्रकार से निर्यात किए जाने वाले चीज़ों का कैसे वो उसका उत्पादन करें, किस मात्रा में उस संतुलित मात्रा में उनके भीतर उर्वरक या जो पेस्टिसाइड या नॉन पेस्टिसाइड है या प्राकृतिक ऑर्गेनिक कैसे पैदा किया जा सकता है, उनका वो प्रशिक्षण प्राप्त करें, जिससे कि यहाँ का उत्पाद जो अभी तक अरब कंट्री को जा रहा है वो यूरोपीय कंट्री को और अन्य देशों को भी भेजा जा सके। इसी तरीके से लखनऊ से भी इस महीने में हमारा गाजर, मटर, भिंडी की जो है वो 3 खेप अब तक जा चुकी है। आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर द्वारा उत्सव समारोह आयोजित किया गया। गरीब व अस्वस्थ मरीजों की सेवा कर उन्हें जीवन में नई ऊर्जा से भरकर फिर से जीवन पथ पर कर्म करने के लिए खड़ा करना राजनीति से भी कठिन कार्य है। ये बातें आशीर्वाद हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर द्वारा नववर्ष व मकर संक्रांति पर आयोजित उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में विस्तार की बड़ी संभावना है। आशीर्वाद हॉस्पिटल की टीम इसी तरह गरीब असहाय लोगों की सेवा करते हुए नई ऊंचाइयों को छुए। पहाड़िया स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा श्रीनगर कॉलोनी स्थित एक लॉन में नव वर्ष व मकर संक्रांति पर चिकित्सा, सामाजिक, राजनीतिक तथा न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों का समाज हित में किए गए कार्यों हेतु सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुपम दुबे तथा आगंतुकों का स्वागत MD राजेश यादव व नितिन सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर PS वर्मा, डॉक्टर विजय यादव, डॉक्टर विनीत कुमार सिंह, डॉक्टर दीपक अग्रहरी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने रखा है अपने कुछ डॉक्टरों के सम्मान के लिए, और जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं या जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है। उपलक्ष्य हमारे लिए इस समय मकर संक्रांति और न्यू ईयर का रहा है, तो हमने उसी उपलक्ष्य में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है। साड़ी कारोबारी के अपहरण व हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साड़ी कारोबारी के अपहरण के बाद हुई हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि विगत 14 जनवरी को साड़ी कारोबारी महमूद आलम संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। उनके पुत्र को शाम को फोन आया था। फोन पर महमूद आलम ही थे और उन्होंने कहा कि हम संकट में हैं, 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। इसके बाद 10 बजे संदर्भ में थाने पर सूचना दी गई, जिस पर टीम गठित कर मामले की विवेचना की गई और इस घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा बहुत कहानीपूर्ण तरीके से महमूद आलम का अपहरण किया गया था। अभियुक्त प्रवीण और अनिरुद्ध को पैसे की जरूरत थी। अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी का इस्तेमाल करते हुए उसे बीमा एजेंट बनाकर महमूद आलम के पास भेजा। इस बीच महमूद आलम और महिला में बातचीत प्रारंभ हो गई। अपहरण वाले दिन सुनियोजित तरीके से महिला ने महमूद आलम को BHU बुलाया। महिला 4 पहिया वाहन में बैठी हुई थी। महमूद आलम भी उसमें बैठ गए और ये वाहन प्रवीण चला रहा था। वाहन से महमूद आलम को दूर ले जाया गया और उनसे पैसे की मांग की गई। इस पर उनके बेटे द्वारा पैसे ना दिए जाने पर महमूद के ATM से पैसे निकाले गए। इसके बाद महिला के दुपट्टे के सहारे हत्या कर शव को चुनार में गंगा नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद भी ATM से पैसे निकाले गए। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 1,73,000 रुपए नगद, घटना में प्रयुक्त वाहन, मृतक की घड़ी व अन्य सामान बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 14 जनवरी को भेलूपुर थाना क्षेत्र के एक साड़ी का कारोबारी जो साड़ी बनाने का काम करते हैं, महमूद आलम, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी, रोहिला मोहल्ले के रहने वाले थे। ये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। इनके बेटे को शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन आया। फ़ोन इन्होंने ही किया और ये कहा कि हम बहुत ही संकट में हैं, 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। और बेटे द्वारा उपेक्षापूर्ण उत्तर दिए जाने के बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर 2-3 कॉल और आई, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं हुआ। शाम को 10 बजे के आसपास थाने को सूचना दी गई। तत्काल कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस की टीम, यशोजी की टीम, सबने मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास प्रारंभ किया और उसी के
क्रम में ये 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा बहुत ही कहानीपूर्ण तरीके से महमूद आलम का अपहरण किया गया था। कहानी कुछ इस प्रकार निकली इनकी गिरफ्तारी के बाद। ये पाया गया कि अनिरुद्ध पांडे और प्रवीण चौहान, ये जो 2 अभियुक्त हैं, दोनों को पैसों की आवश्यकता थी। इनमें से प्रवीण चौहान पहले जो है साइंस सिटी में काम करता था। कंपनी के भाग जाने के बाद वो साड़ी के काम में लगा और चौक थाना क्षेत्र में किसी साड़ी कारोबारी के यहाँ काम करता था। उसी के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया महमूद आलम को। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो महिलाओं के झांसे में आकर आसानी से जुड़ सके, फिर उसका अपहरण करके उससे पैसे की वसूली की जाए। और इसी के तहत बड़ी प्लानिंग से इसमें जो दूसरे अभियुक्त अनिरुद्ध पांडे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी दिव्या सिंह उर्फ अंजलि पांडे को तैयार किया, जो बीमा एजेंट बनकर महमूद आलम के साथ दोस्ती करने लगी। कई बार उनकी दुकान पे गई और इस घटना के 3 दिन पहले भी जाके उन्होंने सूट वूट खरीदे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगी थी महमूद आलम के साथ। महमूद आलम उन पे आसक्त हो चुके थे और एक प्लानिंग के तहत इन तीनों ने एक फर्जी नाम पते पे एक दूसरे व्यक्ति के नाम पते पे सिम लिया, नया मोबाइल खरीदा और घटना के दिन 14 जनवरी को दिन में तो 2:30 बजे के आसपास इस महिला दिव्या सिंह उर्फ अंजलि पांडे के द्वारा महमूद आलम को फ़ोन करके बीएचयू परिषद में बुलाया गया, जहां वो अपने स्कूटर से गए। स्कूटी को विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़ी करके एक प्लान्ड वे में प्रवीण चौहान की एक SUV 500 सफ़ेद गाड़ी है, उसमें उस महिला के साथ बैठ गए। ड्राइविंग सीट पे प्रवीण चौहान था और इन तीनों ने इनको लेकर के शहर के बाहर जौनपुर रोड पर लगभग 25-30 किलोमीटर फूलपुर तक ये लोग गए और वहाँ से उन्होंने फ़ोन कराया इनके बेटे को। और जब इन्हें लगा कि बेटा पैसा नहीं देगा तो उन्होंने इनका जो ATM कार्ड था उसको ले करके, क्योंकि 10,000 रुपये महिला पे खर्च करने के इरादे से दिन में पहले ही निकाल चुके थे 2-2:30 बजे के बीच में, तो 90,000 रुपये की लिमिट और बची थी। 90,000 रुपये उस रात को निकाला। इसके बाद इनको लेके थोड़ी देर घुमाते रहे और कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाया, फिर इनकी गला घोट करके हत्या कर दी महिला के दुपट्टे से, और एक इनके पास केबल था डाटा चार्जर का उससे, और ले जा कर के इनके शव को चुनार पुल से नीचे गंगा जी में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर 1 लाख रुपए उस ATM से इनके खाते से निकाले और इस बीच में हमारी टीमों ने प्रयास करके इन्हें पकड़ लिया है। शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठंडक की वजह से अभी तक शव संभवतः सतह पर नहीं आया है, लेकिन लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं कि शव की बरामदगी कर ली जाए। इनके कब्जे से इस नगद 1,73,000 रुपये जो ATM से निकाले गए थे बरामद किए गए हैं। SUV 500 गाड़ी जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद की जा चुकी है और मृतक का घड़ी जो एप्रोमाराई कंपनी का है, पासपोर्ट और ICICI का डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और ब्लैंक चेक 1 अदद उसके पास था, वो डेटा चार्जिंग केबल जो घटना में इस्तेमाल किया गया मारने में, और घटना में प्रयुक्त स्टोल लाल रंग का जो दुपट्टा था जिस पर हरे रंग की पट्टी और फूल की आकृति बनी हुई थी वो बरामद की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण में हमारी सर्विलांस टीम ने, हमारी SOG की टीम ने और थाना भेलूपुर की पुलिस ने अथक प्रयास करके बिल्कुल एक अंधे केस को खोलने का काम किया। महिला से मारपीट मामले में लिप्त अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। ये 1 वर्ष पुराना है और इसमें जो पीटने वाला व्यक्ति है उसका दीप नारायण और दीपू प्रजापति नाम है। जिस महिला की पिटाई हो रही है उसकी मौसी है। इस प्रकरण में वीडियो प्राप्त होने के बाद अभियोग पंजीकृत कराया गया है, 151 में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि इसके पहले ही दीप नारायण उर्फ दीपू के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है वर्तमान में, और उसके खिलाफ 3 मुकदमे पूर्व से दर्ज है और शीघ्र ही उसे जिलाबद्ध कर दिया गया। लोहता भरथरा गांव में मारपीट का मामला सामने आया।
लोता भरथरा गांव में मारपीट का मामला सामने आया। दबंगों ने युवक की पिटाई की है, जिसमें उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि वो बाजार से अपने घर जा रहा था। इस बीच कुछ दबंग रोड पर खड़े थे। उसने हॉर्न बजाया तो उसे रोककर उसकी पिटाई करने लगे। इस पर पीड़ित ने अपने भाई को फोन किया। आरोप है कि दबंगों द्वारा वहां पहुंचे लोगों को भी मारा पीटा गया। पीड़ित ने बताया कि दबंगों द्वारा धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सर, हम तो घर थे, हमें हमारे छोटे भाई ने फ़ोन किया कि भैया यहाँ पे एक आध दो लोग रोक लिए हैं। हमारा छोटा भाई गया था, शहर में भेजा था कुछ काम के लिए, उधर से रिटर्न आ रहा था। मैंने उसको फ़ोन किया कि बेटा अभी कहाँ पहुँचे हो, कब आओगे? तो बोला भैया एक लोग हमारे साथ हैं, बस उनको घर छोड़ के आ जाऊँगा। हम कहे ठीक है। जस्ट उसके 15 मिनट बाद ही उसने फ़ोन किया कि भैया यहाँ 4-10 लोग हैं, हमें घेर लिए हैं और आप आइए। तो हमको क्या हो गया? तो भैया कुछ हुआ नहीं था, रोड पे लोग बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। तो ये बोला कि भैया बस हारन बजा दिए, उसकी वजह से हमें रोक लिए, कह रहे काहे हारन बजेले हैं यहाँ। तो हम रुक गए भैया। उसके बाद ये लोग हमको गाली गलौज दे रहे हैं। तो हम कहे जाने दो, गाली गलौज दे रहे हैं तो भाई वो लोग जाने दो, उन लोग के मुँह क्या लगोगे, चलो आओ घर आओ। तो कहे ठीक है भैया। तब तक फ़ोन किया, भैया हम लोग को मारने लगे। हम घर से भागते हुए गए, वहाँ गए तो हमारा भाई के सर में यहाँ तक पूरा ब्रेन से हमारे सामने पहुँचे तो वहाँ 20-25 लोग लाठी लेके थे। उसमें एक हमें बचाने में एक देखिए हमको भी चोट लग गई। लाठी और राड चलाने लगे वो लोग। पूरी करीबन 15 से 20 लोग महिलाएं थी और 20 से 25 लोग जेंट्स थे। उनकी बस्ती वहीं रोड के जस्ट बगल में ही है। इसकी वजह से अपना सब एक साथ बोल के उसका बांस राड उससे मारने लगे। तब तक पीछे से एक आदमी आया कुल्हाड़ी लेके और मार दिया, पूरा पीछे फट गया। हम कह रहे यार मर जाएगा। उसके बाद मैंने जब भाई को कुल्हाड़ी लगा, मैंने उसको बचा गया तो मुझे भी मार दिया सब, मेरे हाथ में भी चोट आ गया पूरा। फिर हम कहे कलन कि भाग जाए यहाँ, नहीं तो ठकुराई कुल ख़त्म कर दे, मुँह दे बैठिया मार के। किसी तरह मैंने अपने भाई को उठाया और 112 नंबर फ़ोन करते करते पुलिस आई वहाँ पे। 112 नंबर आई तो हम भाई को अपने गाड़ी में बैठाए। हम कहे पहले ले चलें थाने, तो बोले नहीं पहले थाने ले चलिए। थाने ले गया, थाने पे वहाँ ले गया तो अंदर बैठाए, उन लोग को बैठाए तो बोले कि अच्छा ठीक है भैया क्या हुआ था, तो पूरी घटना जाने। घटना जानने के बाद हमको कहें कि ठीक है भैया आप जाइए घर, हम आपका तहरीर कर देंगे। हमने तहरीर कहे कि जो कहे वो लिखने के लिए कि यही लिख दीजिए। हम कहे कि ठीक है। कहें भैया कुछ छीनैती उनैती हुई है कि नहीं, तो हम कहे कि भैया हम ऐसा काम करते ही नहीं, जो नहीं चीज़ हुआ है उसके बारे में बयान मैं क्यों दूँ। हमारा भाई कुछ पहना होना था नहीं, बोले कि चैन वैन कुछ भी। हम कहे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं था, बस ये लोग हारन बजाने के चक्कर में मार दिए। उसके बाद हमारे भाई की गाड़ी पूरा राड मार के तोड़ दिए हैं, जो कि गाड़ी अभी मौजूदा हालत में थाने पे है। उसके बाद सर में इतनी चोट थी कि ब्लीडिंग इतना ज़्यादा हो गई थी कि रोड पे पूरी ब्लीडिंग हुई थी। जनपद भदोई में युवती की हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जनपद भदोई में युवती को गोली मारकर हत्या की सनसनीखेज घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण किया गया। घटना में शामिल 2 हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़े। 18 जनवरी को शाम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सुरियावा क्षेत्र अंतर्गत निवासिनी नाबालिग युवती उम्र करीब 16 वर्ष को पास के ही गांव के युवक पाचू उर्फ अरविंद उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा गांव के बाहर खेत में सिर पर गोली मार दी गई है। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलावस्था में उसको अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में मृतका के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर 2 नामजद आरोपितों के विरुद्ध तत्समय ही थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर व पुलिस अधीक्षक भदोई द्वारा फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड के साथ रात्रि में ही घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया। घटना के अनावरण व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर ही मुखबिर की सूचना के आधार पर बीरमपुर तिराहे के पास से वांछित हत्यारों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। अभियुक्तगण मोटरसाइकिल से आते दिखे। पुलिस द्वारा रोकने पर अभियुक्तों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्म सुरक्षार्थ जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्तों अरविंद विश्वकर्मा और सुनील विश्वकर्मा को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल अवैध तमंचा में 2 अदद खोखा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। कल शाम में थाना सुरियावा में एक
किशोरी की गोली मार के हत्या की सूचना मिली थी। तुरंत पुलिस कर्मचारी, अधिकारी और हमारी फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंची और उसमें जांच के दौरान ये सामने आया कि पास के ही एक युवक की भूमिका उसमें सामने आ रही थी। परिजनों ने 2 युवकों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी थी। उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और 12 घंटे के अंदर जो पुलिस की टीमें गठित थी, उन्होंने दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार कर लिया है। ये जो अभियुक्त है उसने पूछताछ में बताया है कि प्रेम प्रसंग की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है और इसमें पुलिस आगे त्वरित और प्रभावी पैरवी करके जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा जल्दी से जल्दी दिलाई जाएगी। बीएचयू छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय के समक्ष छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि विगत 1 महीने से विश्वविद्यालय कैंपस में मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया कराई जा रही हैं, जिसमें वाईफाई की सुविधा नहीं है, 80% कंप्यूटर सिस्टम खराब पड़े हैं, कुर्सियां टूटी हुई हैं। इनकी मांग किए जाने पर विद्यार्थियों के साथ अभद्रता की जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर हम धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य हुए हैं। और साइबर लाइब्रेरी में जब भी हम लोग बोलते हैं अपने जो हेड हैं तो बोलते हैं कि हमारे पास कर्मचारी नहीं, इसलिए साफ सफाई नहीं होता है। चले जाइए, आप देख लीजिए वाटर जो लगा है, वाटर कूलर, उसमें सब देख लीजिए कि मेरे साथ जब हम अपने मांग रखने के लिए आए तो मेरे साथ धक्का मुक्की और किसने आपके साथ? धीरेन्द्र राय हैं, एक और है सर, 2 लोग हैं जो एक का नाम नहीं पता और धीरेन्द्र राय सर थे, उन्होंने मेरे साथ एक खींचा। मैं रुद्राक्ष पहनता हूँ, रुद्राक्ष जबरदस्ती खींच के पकड़ दिए कि तुम रुद्राक्ष खींच के कर दिए कि तुम नेता बन रहे हो, वही कर रहे हो, तुम लोग का मांग है जाके पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग करते हो जो मर्जी है करते रहो। हम लोग काफी दिनों से देखिए रुद्राक्ष तोड़ दिए उन्होंने। अच्छा, क्या मांगे रही कि इसका देखिए मांग मांगने पर इतना विरोध प्रदर्शन? जी, विरोध प्रदर्शन काफी दिनों से ये हम लोग की मांग रखा जाता था कि भाई कंप्यूटर ठीक करवा दीजिए, कंप्यूटर ठीक करवा दीजिए, उसका वाईफाई ठीक करवा दीजिए, पानी के पीने का जो सुविधा है उसको अच्छा करवा दीजिए। नहीं जमा करते हैं? क्यों नहीं करते हैं हमारा? फिर आप 100% से लेके 100% से लेके 500% तक फीस में वृद्धि हुई है, आप जाके देख लीजिए। कहीं तो कंप्यूटर आके नया रखा है, अभी नया नहीं है। कहते हैं पूछने पे कि कंप्यूटर कब लगेगा, बोलते हैं अभी काम चल रहा है ना, खिंचाने दो जितना दिन खिंचाता है। हाँ, सारे कंप्यूटर खराब हो गए। आप कभी जाके रिपोर्टिंग करिए यहाँ साइबर लाइब्रेरी में कि क्या है। 15 से 20 दिन बाद हम लोग का एग्जाम है और आज तक समझिए कि नहीं आए, पढ़ नहीं पा रहे हम लोग। कौन से विभाग के छात्र हैं आप? हम तो, मेरा तो डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा अभी वर्तमान में। सबसे पहले मेरे तक मेरे मांग और मेरे ऊपर जो भी हाथ उठाए हैं, कट खींचे खा रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाए। आप सारे स्टूडेंट का बाइक लीजिए, सब लोग यही बोल, उनको तो बात करने का तमीज नहीं है कि कैसे बात कर। हम लोग मान लिए कि चलो भाई प्रोफेसर है, गुरु है हमारे, तो बात कर सकते हैं। हम हाथ उठाने का अधिकार किसने दे दिया उनको? आप बताइए, किसी का खींच के शर्ट फाड़ देना किसी का अधिकार है कि तुमको हम सबके सामने तुमको हम बेइज्जत कर दे रहे हैं, हाथ उठा दे रहे हैं? कहाँ से बताइए? विश्वविद्यालय में किसी के ये है कि मतलब हाथ उठा दिए और इनको किसने अधिकार दे दिया है? काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। काशीलाल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी तथा नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड सुंदरपुर के प्रज्ञानगर स्थित स्कूल में महिलाओं के जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ऐश्वर्या श्रीवास्तव व ममता सहित अन्य सदस्यों ने महिलाओं को जागरूक करते हुए अपनी बेटियों के विवाह में लोन न लेने और सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने हेतु कहा गया। महिलाओं को सामूहिक विवाह योजना के लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान मनीष श्रीवास्तव, ब्रिजेश श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ, नहीं 30 फीट। हाँ,
आज नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था तथा काशीलाल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में गरीब महिलाएं, असहाय महिलाएं जिनके बीच कई लोग बांटते हैं लेकिन उनके बीच में कोई पहुंच नहीं पाता है, तो फिर बस्तियों से जो हम पूरा जो हमारा टीम वर्क करता है वो बस्तियों के बीच में ही जाके हम लोग कार्य करते हैं। तो लोगों का ऐसा कहना था कि मैम हम लोगों के पास कोई नहीं पहुंच पाता है, हम लोगों तक जो ठंडी में है हम लोग को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो हमने और ऐश्वर्या जी ने ये मिल कर के मतलब एक प्रयास किया कि इन महिलाओं से हम लोग जुड़े, इन तक उन चीज़ों को पहुंचाएं जिनको वाकई में इनको आवश्यकता है, लेकिन दूसरों के माध्यम से इन तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं। तो आज एक बेटी सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पे संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बेटियों को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे ऐश्वर्या मैम ने बहुत अच्छे से महिलाओं को बताया कि अपनी बेटियों को रोके टोके नहीं, बल्कि उनको एक अच्छी परवरिश, अच्छे संस्कार देते हुए हम घर से बाहर कैसे निकालें ताकि वो समाज में एक अच्छा कार्य कर सकें और वो आगे चल के एक डॉक्टर, एक पायलट और एक अच्छी समाज के लिए कुछ कार्यकर्ता भी बन सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं, उसके विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसी के लिए आज एक कार्यक्रम भी रखा गया। इसके साथ ही साथ कड़ाके की ठंड अब तो हल्की नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन फिर भी इन महिलाओं को आज कंबल बांटा गया ताकि वो उससे सुरक्षित रह सके, क्योंकि अब हल्की ठंडक पड़ रही है तो ऐसे में वो कंबल ओढ़ करके कहीं भी अपना कार्य कर सकती हैं और निकल सकती हैं, ऐसे वो बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आज यहाँ पर कंबल वितरण का भी आयोजन किया गया और इसके साथ ही साथ जो कोरोना काल आ रहा है उसके लिए भी इनको बताया गया कि नहीं, आप कोरोना के नियंत्रण के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और राइट टू एजुकेशन जो कि अगले मंथ से लास्ट ये स्कीम आ रही है गरीब बच्चों के लिए, उसके विषय में बताया गया है कि ये लोग अपने जो गरीब बच्चे जिनका फीस वो नहीं दे पा रहे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा कैसे दी जा सकती है। तो राइट टू एजुकेशन के लिए इनको अवेयर किया गया है कि वो अपना फॉर्म उसके अंतर्गत भरवा करके और अपने बच्चों को शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाना है उसमें वो उसका लाभ उठा सकते हैं। और इन महिलाओं ने भी सहमति जताई है कि हम लोग इसका लाभ उठाएंगे। इसके साथ ही साथ सामूहिक विवाह के लिए बताया गया है यहाँ पर, ताकि जो लोग कर्जा ले करके या लोन ले करके अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो उस पर नियंत्रण कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोन तो ले लेते हैं, शादी करके विदाई भी कर देते हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ी समस्या हमने फील्ड में देखी माताओं के साथ कि वो उसी चिंता में और बीमार हो जाते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ उनकी मृत्यु तक होती है। तो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए यहाँ पे एक अच्छा जो महिलाओं का समूह था, तो उनको ऐश्वर्या मैम ने और हमने समझाने की कोशिश करी है कि आप उस सामूहिक विवाह का लाभ उठाएं, बल्कि किसी से लोन न लें, क्योंकि वो उनके लिए अहित है, उससे उनकी चिंता में उनसे जान भी जा सकती है। इसलिए खुशहाली यही है कि आप उस योजना का लाभ उठा करके अपनी बेटियों की शादी करें। और उसमें जो सबसे बड़ा लाभ मिलता है वो है सरकारी सर्टिफिकेट का, जो कि अगर हम वैसे ही शादियाँ करते हैं चाहे मंदिर में या कहीं लॉन वगैरह, तो उसमें सरकारी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन सामूहिक विवाह के माध्यम से सरकार के माध्यम से एक सरकारी सर्टिफिकेट मिलता है जो कि प्रमाणित करेगा कि उनकी बेटियों के साथ कोई घटना होने से पहले सरकार उनके लिए खड़ी है, उनका योगदान होगा उससे। तो इस पे भी एक बल दिया गया है। आज किस तरह का कार्यक्रम आप लोग आए? ये एक महिलाओं का गेट टुगेदर कह सकते हैं और बेटियों के लिए जागरूकता का ये एक कार्यक्रम था, जिसमें हम अपनी बेटियों को कैसे मजबूत बनाएं और बेटियों की लाइफ में जो माँ का, पिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो कैसे अपनी बेटियों को समर्थ बनाएं और मजबूत बनाएं, शिक्षित बनाएं, जिससे वो अपना भविष्य सुनिश्चित करें। इसी के लिए प्रोग्राम था। और ठंड का समय चल रहा है तो इसी प्रोग्राम में क्योंकि गरीब महिलाएं हैं इसमें बहुत सारी, तो उनके लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम कर दिया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य सिर्फ महिलाओं से जुड़ना, जो गरीब महिलाएं हैं जिन तक कोई पहुंच नहीं पाता है उनसे जुड़ना, उसके साथ उनको कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके लिए चर्चा। बस। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पंचक्रोशी मार्ग पर निर्माणाधीन मकान का बारजा गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत। बीएचयू कैंपस में छात्र से हुई छिनैती की घटना में लिप्त 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
चितईपुर थाने की पुलिस ने सराफा की दुकान से चोरी करने वाले 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। और रामनगर 36वीं बटालियन पीएससी का मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।